नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग हम ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ा रहे हैं। इसमें आज टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सतत विकास। हमेशा विकास होते रहे देश दुनिया का, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल एज अ सिटीजनशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब एक नागरिक के रूप में सतत विकास, एक नागरिक के रूप में सतत विकास में आपकी क्या भूमिका है, रोल क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक सिटीजन का क्या रोल होता है। आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सोशल प्रोसेस फॉर फ्यूचर जनरेशन नीड्स। मतलब फ्यूचर पे जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रखकर विकास करना, उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज a social process for future generation needs. This is related the social and economic development of world. This is related social and economic development of world. केवल एक व्यक्ति के विषय में नहीं, केवल एक गांव का विकास के विषय में नहीं, एक जिले के विकास के विषय में नहीं, एक राज्य के विकास के विषय में नहीं, एक देश के विषय में नहीं, पूरे विश्व का ही विकास हो। सतत विकास मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जस्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड फॉर सॉल्व वर्बिलिटी प्रॉब्लम। जैसे मान लिया जाए कि रोजगार देना, क्यों भाई? क्योंकि गरीबी को दूर किया जा सके। तो सतत विकास मतलब सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। सबके साथ ही सबका विकास हो सकता है, केवल देश के स्तर पे नहीं, विश्व के स्तर पर, केवल कंट्री लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पर। यह होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, एक आप सिटीजन हैं, आप एक नागरिक हैं, एक नागरिक के रूप में आपकी क्या भूमिका है विश्व के सतत विकास में? एक नागरिक के रूप में आपकी क्या भूमिका है, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या भूमिका है। सबसे पहले सेफ्टी ऑफ, देखिए पर क्या रोल है, ध्यान दीजिएगा। सेफ्टी स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटी मतलब आपको जैविक की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रजाति एवं जैविक विविधता, प्रजाति एवं, देखिए हमारे देश में जीव, बहुत सारे जीव हैं। जीव में मनुष्य भी हैं, पशु पंछी भी हैं, ठीक है। इसकी प्रजातियां जैसे पेड़ पौधे हैं, ये सभी का संरक्षण होना चाहिए, सभी का सेफ्टी होना चाहिए। अब जैसे मान लिया जाए कि जंगलों में धीरे धीरे जंगली जानवर कम होते जा रहे हैं,
उनकी सेफ्टी नहीं हो रही है, उनके शिकार किए जा रहे हैं जो सही नहीं है। उनकी सेफ्टी होनी चाहिए क्योंकि इससे नेचर बचा हुआ रहता है। पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। पहले बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे तो जड़ी बूटियों द्वारा इलाज होता था। आज सारी जड़ी बूटियों का विनाश हो चुका है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने इसकी सुरक्षा प्रदान नहीं किया। इसलिए एक मानव जाति, एक नागरिक के रूप में हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम जीवों की रक्षा करें, हम वनस्पति की रक्षा करें, जीव मतलब जैविक और विविधता का भी संरक्षण करें। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम, भविष्य में आने वाली संभावनाओं का पहचान करना चाहिए एक नागरिक के रूप में। एक नागरिक के रूप में लोगों को यह सोचना चाहिए कि भविष्य में जब आने वाली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और दूसरों को भी यह प्रॉब्लम से अवगत कराया जाए। इस प्रॉब्लम को दूसरे को भी बताया जाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे अभी कोविड, कुछ दिन पहले, आज से 2 साल पहले कोविड चला था। बहुत सारे व्यक्ति को पहले ही मालूम चल गया था चाइना में कोविड फैल चुका है। तो इससे क्या हुआ, उससे लोग क्या किए, भविष्य के विषय में संभावना लगा ली कि इंडिया में भी कोविड आ जाएगा। तो चाइना में कोविड से बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, लेकिन हमारे भारत के लोग ने पहले से ये आइडेंटिफाई कर लिए थे फ्यूचर का प्रॉब्लम है कि इंडिया में भी ये सब आ सकता है। इसके लिए वो पहले से तैयारी करके रखे, सबको बताए, तो इससे बहुत सारे लोग मरने से बच गए। देखिए, अगर किसी देश में, ठीक है, बीमारी फैलती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं हुई, कारण ये है कि हमने पहले से इसके विषय में, इस प्रॉब्लम के विषय में हमने पहले से जान लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था और अपने घरों से हमने नहीं निकले थे। तो ये सब जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सब जरूरी है। आगे आता है पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल, देखिए, पॉल्यूशन एक ऐसा चीज़ है ना जिससे लोगों को बीमारियां फैलती हैं। तो पॉल्यूशन, एक नागरिक के रूप में आपको ये हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि आप पॉल्यूशन ना करें। अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है तो उसे समझाएं। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, साउंड पॉल्यूशन हो सकता है, किसी तरह का भी पॉल्यूशन हो सकता है। तो सारे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को रोकने का काम करना चाहिए एक नागरिक के रूप में, तभी सबका विकास हो सकता है, देश और विश्व का सतत विकास हो सकता है। अगला है मोटिवेट फॉर वोटिंग। मोटिवेट फॉर वोटिंग, देखिए, अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव में सबको वोट देने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, देश की विकास सरकार द्वारा होती है। देश की विकास, किसी भी देश की विकास जो होती है वो सरकार करती है। तो आप एक अच्छे सरकार को चुनिएगा तब ना ही विकास हो पाएगा। तो आप एक अच्छे नागरिक के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको वोट करना चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए अन्य लोगों को भी कि आप वोटिंग करें। इससे क्या होगा, सारे देश को लोग जब वोटिंग करेंगे तो अच्छी सरकार चुनी जाएगी और अच्छी सरकार को चुनने से सरकार डेवलप के लिए बहुत सारे काम करेगी, चाहे वो किसी क्षेत्र का डेवलप हो, वो काम करेगी जिससे सबका विकास होगा। अच्छे रोड बनेंगे, बिजली की सुविधा होगी, लोगों को अनाज मिलेंगे, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी।
इससे क्या होगा, हमारा देश डेवलप करेगा, विश्व डेवलप करेगा। अब आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब होता है संसाधन। वह साधन जो मनुष्य को कार्य में सहायता पहुंचाती है उसे संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेस। जैसे रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, आज हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल को यूज कर रहे हैं। अगर हम पेट्रोल अनावश्यक यूज करते हैं, बेकार का पेट्रोल को यूज करते हैं, देन आने वाली जनरेशन को पता चला गाड़ी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। तो सारे जितने भी संसाधन जो भी हमको नेचर ने हमको ये प्रोवाइड किया है रिसोर्सेस, उस सभी रिसोर्सेस का हमें सही उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए, ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे खर्च कीजिए, ये सब रिसोर्सेज का प्रयोग कीजिए, यूज कीजिए, लेकिन जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ रिसोर्सेज को यूज क्यों करना। अब घर मान लीजिए आपके रूम में आप रहते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली जलाते हैं, ये क्या है, रिसोर्सेज है। लेकिन अगर आप रूम में नहीं हैं तो फैन लाइट को ऑफ कर दें, तो आप ये क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, मतलब सही उपयोग कर रहे हैं, फालतू में कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक नागरिक होने के लिए, एक नागरिक, आप एक अच्छे सिटीजन्स हैं, एक अच्छे सिटीजन हैं, तो ये आपका रोल है कि आप ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूज करें, सदुपयोग करें, तभी विकास संभव है। आगे आता है गुड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप अच्छे संबंध, अच्छे संबंध, चाहे वो किसी जाति के लोग हों, चाहे वो किसी देश के लोग हों, चाहे वो किसी समुदाय के लोग हों, ठीक है, एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी कंट्री सिटीजन, सबके साथ गुड रिलेशनशिप आपको रखना है। अच्छे रिलेशनशिप रखने से देश का विकास होता है। तो अच्छी, जैसे मान लिया जाए इंडिया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, जैसे सीधी सी बात है, भारत और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान अटैक करता है, युद्ध करता है, ठीक है, बम बारूद दागता है इंडिया में, तो इंडिया भी क्या सेफ्टी के लिए बम बारूद दागते हैं। इससे क्या होता है, इससे दोनों जगह के रिसोर्सेज, सुनिए, इससे क्या देखिए, गुड रिलेशनशिप नहीं होने के कारण दोनों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है। मान लिया जाए हर साल पाकिस्तान द्वारा लगभग 100 करोड़ खर्च कर दिया जाता है ये फालतू में बम बारूद में। इंडिया द्वारा भी लगभग 100-150 करोड़ बर्बाद कर दिया जाता है। अगर अच्छे रिलेशनशिप रहें दोनों देश के बीच में, तो ये जो 100 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहा है फालतू में बम बारूद में, ये लोगों के कल्याण में लगेगा, वेलफेयर ऑफ पीपुल। ये सब पैसा कहाँ लगेगा, ये सब मनी कहाँ लगेगा, वेलफेयर में, पब्लिक वेलफेयर में लगेगा। देन सब विकास होगा, डेवलप होगा, पाकिस्तान का भी डेवलप होगा, इंडिया का भी डेवलप होगा। देखिए ये चीज पे ध्यान रखना होता है। जैसे मान लिया जाए, मान लीजिए एक मुकदमा होता है, 2 भाई में मुकदमा हो गया, केस हो गया। तो केस हो गया 2 भाई में, क्यों केस हो गया, क्योंकि अच्छे संबंध नहीं थे, जमीन विवाद हो गया, तो भाई ने केस किया तो दूसरे भाई ने भी केस कर दिया। अब केस के हर तारीख में जा रहे हैं तो पैसा फालतू में खर्च हो रहा है और रिलेशन भी खराब हो रहा है। लेकिन अच्छा रिलेशन रहने से ये सारे फालतू खर्च नहीं होंगे, और फालतू खर्च नहीं होंगे देन डेवलप करेंगे। तो गुड रिलेशनशिप, एक सिटीजन के रूप में आपका ये रोल है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको अच्छा संबंध रखना होगा, व्यक्ति संबंध रखना होगा, जाति संबंध रखना होगा, समुदाय संबंध रखना होगा, देश संबंध रखना होगा। गुड रिलेशनशिप इन कंट्री, गुड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्री, गुड रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल, गुड रिलेशनशिप
बिटवीन रिलीजन, सब में अच्छे संबंध अगर रखेंगे तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, अच्छे से विकास होगा। अब रिस्पेक्ट कल्चर हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को अगर चाहना है कि सही विकास हो, सतत विकास हो, तो इसके लिए आपको रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर, सभी के कल्चर का रिस्पेक्ट करना होगा, आदर करना होगा, सम्मान करना होगा। अगर हम हिंदू हैं तो मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, सबके कल्चर को हमको रिस्पेक्ट देना है। मुस्लिम वर्ग को भी सारे कल्चर को रिस्पेक्ट देना है। एक दूसरे के कल्चर को अगर रिस्पेक्ट देंगे तो जाहिर सी बात है देश का ही नहीं पूरे विश्व का विकास होगा, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। जैसे ईद के अवसर में मुस्लिम भाई लोग के यहाँ आप जाइए, मुस्लिम भाई लोग आपके यहाँ होली और दिवाली के अवसर में आए, आपको ईसाई धर्म में क्रिसमस के डे में उनके यहाँ जाइए, उनका कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए। मतलब आप दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए, देन दूसरा भी आपके कल्चर को रिस्पेक्ट करेगा। जैसे रामनवमी में हिंदू का पर्व है रामनवमी, इसमें ईसाई और मुस्लिम हिंदू को सहयोग करें, और मुस्लिम के पर्व में हिंदू सहयोग करें, ईसाई सहयोग करें, सिख सहयोग करें। मतलब एक दूसरे का कल्चर को आप रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, भाईचारा बनाइए, देन पूरे विश्व का विकास होगा, अच्छे से विकास होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो विकास के रास्ता में बाधा आ सकती है, विकास नहीं हो सकता है। आगे आता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड। अगर आप सक्षम हैं, अगर आपकी स्थिति अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, गुड फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपका है, देन आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि और लोगों को रोजगार मिले, जिससे उनकी जीविका चल सके। कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनका दूर होगा, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूर होने से देश का नहीं पूरे विश्व का विकास होगा, सबका विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इंक्रीजमेंट एग्रीकल्चर, कृषि को बढ़ावा। देखिए, आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वो सोना और चांदी तो नहीं खाएगा, अनाज ही खाएगा। अनाज का उत्पादन कौन करता है? किसान करते हैं, कृषि करते हैं। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें सारी कामों को करना चाहिए जो कृषि से रिलेटेड है। जैसे फाइन सीड प्रोवाइड करना, अच्छे बीज किसानों को प्रोवाइड करना, गुड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, अच्छे खाद प्रोवाइड करना, मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर करना, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना। ट्रेडिशनल तरीके में क्या था? खुरपी और कुदाल से आदमी खेती करते थे, बैलगाड़ी से खेत जोतते थे। लेकिन ट्रेडिशनल क्या है? ट्रेडिशनल है ये, लेकिन मॉडर्न क्या है कि ट्रैक्टर से खेत जोता जाए, अच्छा बीज दिया जाए, इससे एग्रीकल्चर मेरा डेवलप करेगा। एग्रीकल्चर को डेवलप सबसे अच्छा डेवलप प्रधानमंत्री किए थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि पे बहुत अच्छा सा काम किया था, जिसके कारण आज हम
भोजन पर्याप्त मात्रा में कर पाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि लोग खाने के लिए तड़पते थे, विदेशों से खाना आता था इंडिया में। लेकिन आज हमारा कंट्री बहुत डेवलप कर गया है। हमारी कंट्री के विषय में केवल नहीं सोचना है, पूरे विश्व के विषय में कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए नए नए तकनीक, ठीक है, नए नए तरीकों को प्रयोग किया जाए, शोध किया जाए, रिसर्च किया जाए, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और किसानों को अपने फसल का अच्छा दाम मिल सके। इसके लिए मार्केट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, etc। अगला आता है इंक्रीजमेंट इंडस्ट्री। इंक्रीजमेंट इंडस्ट्री मतलब उद्योगों को बढ़ावा देना। देखिए, उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उद्योग द्वारा बहुत ही प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है। अगर किसी देश में उद्योग है, इंडस्ट्री है, तो वहाँ एक और तो प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी ओर बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे हमारे यहाँ उत्पादन के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए इंडस्ट्री को इंक्रीजमेंट करने के लिए सरकार ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी बनाई। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि बहुत सारे उद्योगों को बहुत सारी छूट दे दी गई कि आप सब आदमी ऐसे अपना अपना उद्योग कर सकते हैं, लेकिन ये सब उद्योग आप कानून की सीमाओं में रहकर ही कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लिबरेशन मतलब होता है क्या कि बहुत सारे छूट प्रदान किया गया लोगों को कि आप इंडस्ट्री कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं। बहुत सारे उद्योगों के लिए लाइसेंस भी लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्योग अगर हमारे देश में, हमारे विश्व में उद्योग की स्थापना होती है, इससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एकदम निश्चित है। तो आज हमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल एज अ सिटीजन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक नागरिक के रूप में सतत विकास में आपकी क्या भूमिका है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, बढ़िया से इसको पढ़ना है, कुछ नहीं, ध्यान से सुनना है और एग्जाम में अपने मन से अपने जो आपको समझ जो है समझ उसको लिखना है आपको। आखिर समझना केवल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सबका विकास, किसी एक आदमी का नहीं, किसी एक देश का नहीं, पूरे विश्व का विकास होना चाहिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है। तो इस पे विशेष ध्यान देना है और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगर हमारी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और सबके विकास के विषय में सोचें, केवल अपने विकास के विषय में नहीं सोचें। जय हिंद, जय भारत।